सिविल प्रोसीड्योर है। सिविल प्रोसीड्योर का मतलब होता है जो भाई भाई का लड़ाई, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है ये, ठीक है। तो सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908 इंडिया में लॉ बना हुआ है। वहां पे पहला वर्ड आया इंपॉर्टेंट, कुछ टर्म्स का बात कर रहा है। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है डिक्री। तो डिक्री का मतलब क्या है? कोई भी कोर्ट जो फॉर्मली कोई बात बोले, यानी कोई एक्सप्रेशन दे, तो क्या बोला? डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच इज सो फार एज द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। कोई भी एडजुडिकेशन, ये भी काम का वर्ड है। एडजुडिकेशन मतलब कोई भी, मतलब कोर्ट जो बात बोले, कोर्ट जो भी बात को एक्सप्रेस करे फॉर्मली ऐसे बोला वो नहीं, ऑन पेपर बोला, और जिससे किसी पार्टी का राइट्स डिटरमाइन हो रहा हो। इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी द मैटर कंट्रोवर्सी इन द सूट, जिसमें केस चल रहा है उस बात को लेकर, विच मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, यानी जजमेंट का भी डिक्री बात हो रहा है, जजमेंट को भी डिक्री बोल रहे हैं। चाहे वो इंटरिम हो, मतलब एक बार टाइम पीरियड के लिए कोर्ट कोई बात बोला है, या फाइनल बात बोला है। तो फॉर्मल जो एडजुडिकेशन है कोर्ट का, जिससे पार्टीज का राइट डिक्लेयर हो, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो या फाइनल हो, कोर्ट का वो बात, उसमें तुम्हारा जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है वो भी बात आ गया, कोर्ट कुछ भी बोले, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे यही दो बात को मेन वर्ड यूज किया। एनी एडजुडिकेशन, अच्छा, शेल नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा वो भी पढ़ना है। एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। अच्छा, किसी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील है, कोर्ट एक ऑर्डर दिया, हाँ सर, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में तुम फिर से अपील कर दिया, वो वाला मैटर को यहाँ पे नहीं ले रहे, क्योंकि अभी दोबारा उस पर केस चल रहा है ना अभी तो। या फिर एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, या फिर कोर्ट अपने कोई ऑर्डर को डिसमिस किया हो तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कोई भी कोर्ट का ऑर्डर या कोर्ट का बात जिसपे दोबारा अपील हुआ है, या फिर कोर्ट अपने कोई हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर को डिसमिस किया है, उस केस में ये बात एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज कोर्ट कोई भी बात बोले, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, दोनों ही डिक्री बोला जाएगा। तो यहां पे प्रिलिमिनरी डिक्री समझाया। A decree is preliminary when further proceeding has to be taken before the suit. कोर्ट अभी एक बात बोला है, लेकिन अभी केस आगे चलेगा। जैसे कोर्ट बोल दिया इस प्रॉपर्टी पे अभी कोई कुछ भी नहीं बनाएगा, लेकिन किस भाई के नाम पे प्रॉपर्टी है वो कोर्ट बाद में बताएगा, ठीक है। हाँ। और फाइनल मतलब जब केस को डिस्पोज कर रहा है, मतलब फाइनल आंसर दे दिया, तो वो तो है ही, दोनों को डिक्री बोलते हैं। तो डिक्री का मेन फीचर्स क्या है? वहां पे कोई एडजुडिकेशन होना चाहिए, मतलब कोर्ट का कोई बात होना चाहिए जिसमें पार्टीज का राइट डिसाइड होना चाहिए, वो कंक्लूसिव है, मतलब कोर्ट का वो बात तो सबको मानना ही पड़ेगा, और वो फॉर्मल है। अगर ये 4 पॉइंट्स है तो चाहे वो प्रिलिमिनरी हो चाहे फाइनल हो, दोनों को डिक्री माना जाएगा। हाँ, ठीक है, मेन बात इतना ही है। देखो, कोर्ट डिक्री में केस का नंबर बताएगा, केस का डिस्क्रिप्शन देगा, क्या पार्टी का क्लेम है, क्या रिलीफ दे रहा है, सब बात जब बोलेगा, मतलब कोर्ट कंप्लीट ऑर्डर देगा ना, कंप्लीट बात बोलेगा, आधा अधूरा नहीं। अब लोगों को कंफ्यूजन होता है, फिर तो यही तो कोर्ट का ऑर्डर हो गया ना, जजमेंट। हाँ, तो डिक्री और ऑर्डर में क्या फर्क है फिर? तो डिक्री कैन ओनली बी पास इन अ सूट ऑरिजिनेटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। डिक्री उस केस का बात हो रहा है जहां पे कोई आदमी कोई कंप्लेन किया हो राइट्स को लेकर। ऑर्डर कैन बी पास इन अ सूट ऑरिजिनेटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट एंड एप्लीकेशन और पिटीशन। खाली कंप्लेन किया हो तभी नहीं, कोई नॉर्मल पिटीशन भी हो, कोर्ट खुद से ले रहा हो, पुलिस वाला लोग कोई केस लेकर आया, उस पर भी जब कोर्ट अपना डिसीजन देता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो दोनों ही कोर्ट का डिसीजन है, बट यहाँ पे जब कंप्लेन किए हैं तब हो रहा है।
और यहां पे कोर्ट खुद से कुछ बोल रहा है। डिक्री कंटेन कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट। ऑर्डर में नॉट फाइनली डिटरमाइन ए राइट। ऑर्डर में किसी का राइट्स का बात नहीं भी हो सकता है। अब तुमको जेल में डाला पुलिस, इसमें कोई राइट्स का बात नहीं हो रहा है। बट डिक्री कब होता है? जब दो भाइयों में लड़ाई हो, वो सब लेके हो रहा है, तो किसका प्रॉपर्टी पे राइट है, कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो सब का बात हो रहा है। डिक्री फाइनल भी हो सकता है, प्रिलिमिनरी भी हो सकता है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ऑल कैन नॉट बी प्रिलिमिनरी। ऑर्डर हमेशा फाइनल वाले को बोलते हैं। In general, there can be only be one decree or at most one preliminary or final decree in a suit. को जनरली डिक्री में एक ही डिक्री होता है, मतलब एक ही बात बोलेगा कोर्ट, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, मतलब कई एक पॉइंट्स दे सकता है कोर्ट। डिक्री तभी एप्लीकेबल होगा जब उसके अगेंस्ट और कहीं अपील नहीं हो, लेकिन ऑर्डर उसको बोलते हैं जहाँ पे आगे भी अपील करो, बट वो ऑर्डर तब तक एप्लीकेबल होगा जब तक कोई कोर्ट उसको रिजेक्ट न कर दे। A second appeal may lie against the decree. डिक्री के अगेंस्ट तुम एक और अपील कर सकता है, लेकिन जनरली ऑर्डर के अगेंस्ट कोई सेकंड अपील नहीं होता। ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट बोला एक्सप्लेन द कॉज ऑफ एक्शन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? एवरी फैक्ट दैट विल बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब वो प्रूफ का बात हो रहा है, हर वो बात जो तुम अपने प्रूफ के रूप में यूज करेगा तुम्हारा राइट को डिटरमाइन कराने के लिए। जैसे तुम बोल रहे हैं कि नीरज सर हमको बोले थे ये सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और इस बात का हम फीस दिया था, तो तुमको ये प्रूफ करना पड़ेगा ये फैक्ट। तो वो प्रूफ करने वाला हर एक बात को जो जो तुम सबूत लेकर जाएगा वो सारे फैक्ट्स को बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है? हाँ सर। तो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो प्रूफ हर बात का बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है स्टे ऑफ सूट या रेस सब जुडिस। केस पे रोक लगा देने को बोलते हैं स्टे ऑफ सूट। तो देखो इसमें क्या बोला, इसका मतलब बोला नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इज इन इश्यू इज ऑलरेडी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली in issue of a previously instituted suit before the same party or between the same party under whom they have been claimed litigate under the same title pending in some any other court। अगर कोई एक मैटर किसी कोर्ट में चल रहा है बिटवीन द सेम पार्टी एंड सेम टॉपिक, सेम टाइटल एंड सेम पार्टी, दो बात बोला है यहाँ पे सर, एक बार और बोलिए इसे। अगर कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है बिटवीन द सेम पार्टी, बिटवीन द सेम पार्टी, एक नंबर बात, और दो नंबर बात सेम टाइटल मतलब सेम टॉपिक। ओके। तो उस अगर एक जगह केस चल रहा है तो दूसरा कोर्ट वो केस नहीं ले सकता, उस केस पे स्टे लग जाएगा एक बार। मान लो कोलकाता कोर्ट में तुम्हारा कोई एक जमीन है, मान लो तुम्हारा मेरा, मान लो ये मेरे फ्लैट है, बेताई वाला फ्लैट को लेके तेरे मेरे बीच में झगड़ा चल रहा है। बेताई तला वाला फ्लैट एक हो गया, ये सेम टाइटल सेम टॉपिक। और नीरज और देवराज के बीच में झगड़ा चल रहा है, NND सेम पार्टी। कहाँ चल रहा है? कोलकाता कोर्ट में। तुम सेम केस अब जाके बारासात कोर्ट या मान लो पटना कोर्ट कहीं और केस कर दिया, अगर मान लो सेम टॉपिक पे, तो सेम टॉपिक यानी सेम टाइटल और सेम पार्टी का अगर एक केस एक कोर्ट में चल रहा है और वहां दूसरे कोर्ट में भी तुम केस कर दिया मेरे अगेंस्ट, और वो कोर्ट भी केस ले लिया, मान लो बाद में पता चला अरे ये केस तो सेम केस कोलकाता में चल रहा है सेम पार्टी के बीच में, तो पटना वाला केस पे स्टे लग जाएगा। एक केस दोनों जगह एक साथ नहीं चल सकता ना। ठीक है? हाँ सर, समझ इसी को बोलते हैं स्टे ऑफ सूट। ठीक है? हाँ। ये बात यहां पे बोला है। इन सिंपल वर्ड, इफ सूट इज पेंडिंग इन वन कोर्ट देन अदर कैन नॉट टेक सच सूट। जहां पे सेम पार्टी है
और सेम मैटर है, अच्छा मैटर अलग हो तो पार्टी सेम हो ले सकते हैं, मैटर सेम हो लेकिन पार्टी अलग हो तो ले सकते हैं, ठीक है। हाँ अरे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि एक ही पार्टी कितना कोर्ट में भागेगा। तुम मेरे को परेशान करने के लिए पटना में भी केस कर दिया, कोलकाता में भी केस कर दिया, या हम तुमको परेशान करने के लिए दो दो जगह केस कर दिया। हाँ हो सकता है। तो ये सब तो लोग बदमाशी करता है ना, जो स्ट्रांग पार्टी है वो वीक हाँ पार्टी को परेशान करने के लिए सब कर देगा। हम्म तुम बहुत बड़ा आदमी है, हम छोटा मोटा आदमी है मान ले, तुमको लगा अरे रुक मेरे से पंगा ले रहा, रुक बताते हैं इसको, तेरे पास तो लॉयर का फौज है, हाँ तुम तो दो चार कोर्ट में केस करवा देगा अलग अलग स्टेट में मेरे अगेंस्ट में, और हम भागते रहे, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम सब जहां से कोर्ट का समन है वहां पे जाए, ठीक है। तो कोर्ट हाँ नहीं सर। चाहता ऐसा कुछ हो, तो कोर्ट बोलता है अगर एक ही मैटर पे सेम पार्टी सेम मैटर के बीच में अगर एक कोर्ट में केस है और दूसरे कोर्ट में भी केस हो गया, तो जब पता चलेगा तो दूसरा वाला जो केस है नया वाला उस पर स्टे लग जाएगा जब तक पहले वाले केस का डिसीजन ना आए, ठीक है। और हाँ एक सर। और झमेला होने का डर है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आ गया तब क्या होगा, एक कोर्ट कुछ और फैसला दे दिया, एक कोर्ट कुछ और फैसला दे दिया, तब क्या होगा। कोलकाता हाईकोर्ट कुछ और बोला, पटना हाईकोर्ट कुछ और बोल दिया, अब क्या होगा। अरे सर अब पंगा हो जाएगा ये हाँ तो एक केस का जब तक सॉल्यूशन नहीं आया दूसरा केस पे स्टे लग जाएगा, ठीक है। इसी का ये लोग केस लॉ दिया यहाँ पे, a suit was instituted by the plaintiff company alleging infringement by a defendant company for using trade name of medicine and selling the same in wrapper and cartoon identical design with same color combination। तो तुम मेरे पे केस किया है, एक कंपनी दूसरे कंपनी पे केस किया है कि तुम्हारा हम ट्रेड नेम यूज कर रहे हैं, सेम टाइप का रैपर, सेम टाइप का कार्टून, सेम टाइप का आइडेंटिकल डिजाइन में रैप करके दवाई को बेच रहे हैं, मतलब हम तुम्हारा ब्रांडिंग को या ट्रेडमार्क को इन्फ्लिजेट कर रहे हैं। हाँ A subsequent suit was instituted in different court by the defendant company against the plaintiff company with similar allegation। अच्छा तुम मेरे अगेंस्ट कोलकाता कोर्ट में ही केस किया है, हम भी तुम्हारे अगेंस्ट सेम केस पटना में कर दिए, हम तुमको बोल रहे हैं कि देवराज मेरा ट्रेड नेम ब्रांड मार्क को यूज कर रहे हैं, समझे। हाँ सर। तो यहां पे क्या ये वैलिड रहेगा, नहीं, सेकंड सूट को कोर्ट बार कर देगा। सेकंड सूट जो तुम मेरे अगेंस्ट, हम तुम्हारे अगेंस्ट किए, तुम पहले मेरे अगेंस्ट किए है हाँ और फिर सेम केस हम तुम्हारे अगेंस्ट कहीं कर दिए, इसी को बोलते हैं रेस सब जुडिस, मतलब ऑलरेडी ये केस सब जुडिस है, सब जुडिस का मतलब तो ऑलरेडी कहीं चल रहा है, हाँ ठीक है। एक वर्ड है रेस जुडिकाटा, हाँ पढ़ा था ये। no court shall try any suit or issue in which the matter directly subsequently issue has been directly in issuing former suit between the same party in a court competent to try such subsequent suit to the suit which the suit issue have been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। क्या बोलना चाहता है, once a matter is finally decided by a competent court no party can permit to reopen it in subsequent litigation। एक कोर्ट जो कंपिटेंट है उस केस को सुनने के लिए, मतलब एलिजिबल है। सर ये कोर्ट एलिजिबल कैसे होता है, अरे बेटा कुछ केस होते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना चाहिए, लोअर कोर्ट में नहीं, तो अगर तुम लोअर कोर्ट में किया, लोअर कोर्ट डिसीजन दे दिया, वो कंपिटेंट कोर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो मैटर ही ऐसा था जो डायरेक्ट हाई कोर्ट को सुनना था, समझे। हाँ सर। कुछ केसेस ये डिसाइडेड होते हैं कि कौन से कोर्ट में डायरेक्ट जाना चाहिए, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर झगड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट को लेकर झगड़ा है, वो डायरेक्ट कहां जाना चाहिए मैटर, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो अगर मान लो कोई हाई कोर्ट या कोई लोअर कोर्ट उस मैटर में डिसीजन दे दिया, क्या वो वैलिड डिसीजन होगा, नहीं नहीं, क्योंकि वो कोर्ट ही कंपिटेंट नहीं है उस केस को लेने के लिए। हाँ सर। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि ऐसा मैटर नहीं है, ऐसा झगड़ा नहीं है, कंपिटेंट है वो कोर्ट और डिसीजन दे चुका है एक मैटर में,
तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को परेशान करने के लिए सेम केस बार बार नहीं कर सकता, ये बोलता रेस जुडिकाटा। तो ऊपर बोला केस चल रहा है तो दूसरा कोर्ट में नहीं ले जा सकते, वहां पे स्टे लग जाएगा हाँ रेस सब जुडिस में। और ये जुडिकाटा में क्या बोला, एक बार डिसाइड हो गया एक कंपिटेंट कोर्ट के थ्रू केस, तो किसी पार्टी को परमिट नहीं है कि वो बार बार सेम केस को ओपन करे। ठीक है, हाँ सर। तो मैटर must be directly and substantially in issue of two suits. Prior suit should between the same parties. Parties have litigated under the same title. तो सेम टाइटल सेम पार्टी के बीच में झगड़ा है। हाँ कोर्ट विल डिटरमाइन द अर्लियर। अच्छा, दोनों कोर्ट में केस चल रहा है, ये कोर्ट फैसला दे दिया, ये वाला केस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, है ना। हाँ सर। ये बात यहां पे बोला। तो वेदर द केस कंसेंट एंड कंप्रोमाइज डिक्री इन बिटवीन द पार्टीज प्रिंसिपल ऑफ जुडिकाटा सेल अप्लाई। मान लो तुम्हारे मेरे बीच में केस था और हम लोग बाहर ही कॉम्प्रोमाइज कर लिए, हाँ क्या केस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा? हाँ नहीं, यहां बोला कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिक्री इज नॉट अ डिसीजन बाय अ कोर्ट। देख, यही सर, डिक्री कोर्ट और में ऑर्डर में फर्क है, यही डिक्री और ऑर्डर में फर्क है। कोर्ट फैसला नहीं दिया, दोनों पार्टी बोला चलो हम लोग म्यूचुअली एडजस्ट कर लेते हैं, बट कोर्ट से खाली अप्रूवल ले लेते हैं। तेरा मेरा Approval झगड़ा था, तेरा मेरा झगड़ा था, ये जमीन तेरा मेरा डील हुआ था। अब तुम बोलता है नीरज सर ये घर हमको 40 लाख में बेचने का बात कर चुके थे, हम बोल रहे हैं नहीं 50 लाख के नीचे हम बात ही नहीं किया था। मैटर चला, हाँ हम सर। लोग आउट ऑफ द कोर्ट खुद ही बात कर लिए, चल ना भाई 45 लाख या 44 लाख में डील करके डन करते हैं, क्या करके झगड़ा करके करेंगे, न तेरा न मेरा। तुम भी हाँ। मान गया चलो ठीक है 40 लाख की जगह 44 लाख दे देंगे, और हम भी मान गया चलो 50 लाख की जगह 44 लाख ही ले लेंगे। लेकिन मैटर एक बार कोर्ट में कर चुके हैं ना, हाँ तो तेरा मेरा ये जो सेटलमेंट हो गया, म्यूचुअल सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज, हाँ इसका कोर्ट से तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन तो कोर्ट में जब जाके बोलेंगे, कोर्ट बोलेगा जब दोनों पार्टी राजी है तो हमको क्या ही लड़ाई करना है। कोर्ट थोड़ी ना मैटर को बोलेगा नहीं 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 कोर्ट में मैटर चल रहा है, तुम लोग कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। नहीं सर, ऐसा नहीं करता है कोर्ट। सिविल केस में, क्रिमिनल केस में बोलेगा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सिविल केस में कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, कर लो, कोर्ट बोलता है, मैटर को टानो मत। ठीक है, हाँ तो कोर्ट बोला कि ठीक है चलो हम ऑर्डर पास कर देते हैं कि पार्टी के बीच में मामला सेटल हो गया। तो इस टाइप का ऑर्डर को क्या बोला, डिक्री, है ना। कोर्ट डिसीजन नहीं दिया, पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और दोनों पार्टी की बात को एग्री भी कर ले रहे कोर्ट में, क्या चलो हम लोग मान ले रहे इस बात, है ना। हाँ तो ये सब टाइप का केस को रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि यहां पे कोर्ट डिसीजन नहीं दिया। रेस जुडिकाटा कब एप्लीकेबल है, ऊपर क्या पढ़े थे अभी, जब कोर्ट ऑर्डर पास कर दिया, अब दूसरे कंपिटेंट कोर्ट में केस नहीं कर सकते हम लोग, है ना। एक कंपिटेंट कोर्ट सेम पार्टी सेम मैटर में अगर कोई फाइनल डिसीजन दे दिया तो सेम मैटर उसी टाइप का कंपिटेंट कोर्ट में दोबारा फाइल नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता। हाई कोर्ट एक डिसीजन दे दिया, हम दूसरा हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं, सर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अरे हाँ, वो तो इंडिया में हमेशा अलाउड है ना। लोअर कोर्ट डिसीजन दिया, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, अरे वो तो ऑब्वियसली अलाउड होगा। हाई कोर्ट डिसीजन दे दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, बात हो रहा है कि सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट में दोबारा केस कर सकते हैं क्या। कोर्ट बोलता है परेशान करने मत आओ। अगर कोलकाता हाई कोर्ट कोई डिसीजन दिया है हाँ तो तुम पटना हाई कोर्ट में तो फालतू टाइम पास करने कि वहां का कोर्ट का हम डिसीजन नहीं मानते, हम पटना हाई कोर्ट में लड़ेंगे। मजाक थोड़ी ना हो रहा है, समझा मेरा बात। हाँ सर। अपर लेवल तो ऑलवेज अलाउड होता है, ठीक। लेकिन यहां पर कोर्ट डिसीजन नहीं दिया ना बेटा, इस टाइप का कॉम्प्रोमाइज में द कोर्ट डज नॉट डिसाइड एनीथिंग। यहां पे कोर्ट कुछ भी डिसाइड नहीं किया। द कॉम्प्रोमाइज डिक्रीज मेयरली हैज बीन सीट ऑफ द कोर्ट ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। पार्टी आपस में एग्रीमेंट किया, कोर्ट केवल उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ यहां पे प्रिंसिपल ऑफ जुडिकाटा डज नॉट जनरली अप्लाई।
ठीक है। हाँ हालांकि कोर्ट कोई फैसला देता तो रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता। ठीक है, यही आंसर। हाँ सर। Anil was trustee of a trust. After Anil's death, Bridge wrongfully take the possession of the trust property. Chandan, the son of Anil, files a suit for recovery of possession of the property against Bridge. तो एक अनिल नाम का एक आदमी है जो ट्रस्टी है, उसके मरने हाँ पे ब्रिज नाम का एक आदमी रॉन्गफुल तरीके से पूरा ट्रस्ट को अपने अंडर में ले लिया। चंदन जो कि अनिल का बेटा है, वो कोर्ट में केस किया है। ब्रिज एज द लीगल हेयर फॉर अनिल इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो केस किया है भी, हम उसका बेटा है ना अनिल का, तो हाँ सर। बट चंदन केस हार गया, बट चंदन डिड नॉट सक्सीड। देन चंदन फाइल अनदर सूट फॉर रिकवरी ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी अगेंस्ट ब्रिज इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी एज ही वाज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ अनिल। अब चंदन दोबारा केस किया है, पहले वो किस कैपेसिटी में केस किया था, अनिल का बेटा होने के लिए कि हाँ हम बेटा है तो ट्रस्ट पे मेरा हक होगा। बेटा का बाप के प्रॉपर्टी पे राइट होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट में बेटा होने का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, लेकिन अब दोबारा वो केस किया कि क्योंकि चंदन के मौत पे हमको ट्रस्टी बना दिया गया, सॉरी अनिल के मौत पे हमको ट्रस्टी बनाया गया, तो मैं एज ए ट्रस्टी इस पे मेरा हक है। हाँ ये हो सकता है। तो क्या सेकंड सूट अलाउड होगा? हाँ अलाउ हो सकता है। सर सेकंड सूट अलाउ होगा। नहीं, यहाँ बोला द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा प्रिवेंट फर्दर सूट बीइंग फाइल्ड फॉर अ मैटर दैट इज द कोर ऑफ मसूद। इन दिस केस द टू सूट आर फाइल्ड बाय चंदन इन टू डिफरेंट, हाँ ठीक है अलाउड होगा, क्योंकि बोला चंदन डिफरेंट कैपेसिटी में केस किया। हाँ तो सेकंड सूट बार्ड नहीं होगा, मतलब कैंसिल नहीं होगा, माना जाएगा उस केस को। केस पे सुनवाई होगा, डिसीजन जो भी आए। ठीक है। हाँ तो अब तुमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा। ये क्या हो गया? कलर चेंज हो गया ना पेज का? हाँ सर। तो ये वाला डिफरेंस बिटवीन क्या बोलोगे? सर रेस सब जुडिस अप्लाइज मैटर ऑफ पेंडिंग ट्रायल, लेकिन रेस जुडिकाटा अप्लाइज मैटर ऑफ एडजुडिकेटेड, मतलब ऑलरेडी डिक्लेयर्ड केस। रेस जुडिकाटा बार्स द ट्रायल ऑफ अ सूट ऑफ पेंडिंग सूट। अगर कोई पेंडिंग सूट है तो दोबारा कहीं पे और उसको सूट फाइल नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। बट यहां बोलता है अगर कोई एक बार केस का आंसर आ गया, वो भी कंपिटेंट कोर्ट के थ्रू, तो दोबारा उस पर केस नहीं हो सकता। सेम पार्टी सेम मैटर वाला पॉइंट तो दोनों में कॉमन है, तो डिफरेंस बिटवीन नहीं हुआ। और ये वाला डिफरेंस एग्जाम में नहीं लिख पाओगे कि इस पे सेक्शन 10 एप्लीकेबल है, इस पे सेक्शन 11 एप्लीकेबल है। ये डिफरेंस तो फालतू है। ठीक है। अब अगला आंसर है प्लेस ऑफ स्विंग। हम कहां पे तुम पे केस करेगा बेटा? प्लेस ऑफ स्विंग तुम्हारे यहाँ पे कि मेरे यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टी जहां पे, मान लो पटना का एक प्रॉपर्टी है, हम राजस्थान का पार्टी है, तुम कलकत्ता का पार्टी है। हाँ प्रॉपर्टी पटना की कोर्ट पटना में में। करेंगे। प्रॉपर्टी जिधर है उधर में करेंगे। हाँ। लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। सही है तुम्हारा आंसर। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तभी ये बात हो रहा है। हाँ अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई हमको रेंट रिकवरी करना है, उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई पार्टीशन को लेकर केस है, हाँ मॉर्गेज यानी गिरवी रखने को लेकर केस है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसका राइट है, मतलब कौन सा बेटा उस प्रॉपर्टी का मालिक, कॉम्पनसेशन मिला है गवर्नमेंट से, वो गलत है हमको लग रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑक्युपाई कर लिया, कॉम्पनसेशन देगा ना, हाँ उस पर हमको लग रहा है कि नहीं क्लेम कम है। रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली डिस्टेंस और अटैच्ड। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है वो, तो उसका केस भी वही होगा जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हाँ है ना। तो यहाँ पे इमूवेबल का बात हो रहा है, मूवेबल का नहीं। एक मिनट रुको, फोन है। नेक्स्ट बोला XYZ owns a house of Delhi, shop at Mumbai and farm at
गंगानगर इन राजस्थान। अच्छा, XYZ का एक घर है दिल्ली में, शॉप है मुंबई में, और फार्म है, फार्म हाउस है राजस्थान में। दे मेड अ पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एन एग्रीमेंट एट जयपुर। कहां बैठ के डील किए? जयपुर में। एक्स बीइंग एग्राइव बाय द पार्टीशन, एक्स को लग रहा है पार्टीशन में मेरे साथ गलत हुआ है, हाँ एक बेटा को लग रहा है मेरे को कम मिला। फाइल द सूट फॉर चैलेंजिंग दिस पार्टीशन इन कोर्ट एट दिल्ली। वो दिल्ली में केस करना चाहता है। ये तो नहीं होगा ना। YN says read as objection that the suit should not be filed in court of Jaipur। ये लोग बोल रहे हैं सूट को जयपुर में फाइल होना चाहिए। हाँ प्रॉपर्टी कहाँ पे है? राजस्थान में। हाँ लेकिन भाई शॉप तो मुंबई में है, हाउस जयपुर, हाउस दिल्ली में है, और फार्म हाउस गंगानगर में। पूरा पार्टीशन को लेकर लड़ाई है, खाली फार्म हाउस का पार्टीशन को लेकर लड़ाई थोड़ी ना बोला है सबका। हाँ, यानी सर घर का लड़ाई दिल्ली में फाइल होगा, शॉप हाँ। के लिए लड़ाई जो है मुंबई में फाइल होगा, हाँ और फार्म हाउस का राजस्थान में फाइल होगा। हाँ हाँ तीनों अलग अलग जगह। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं इन द गिवन केस द प्रॉपर्टी शॉट बी पार्टीशन एंड सिचुएटेड पार्टली एट दिल्ली, पार्टली एट मुंबई एंड पार्टली एट गंगानगर। Thus, a suit relating to the properties can be filed in court at Delhi, Mumbai and Ganganagar. Objection of why and that suit should have been filed in court of Jaipur cannot be upheld by a court. यहाँ एक अजीब बात हुआ लेकिन सर एक साथ तीनों जगह में होगा, ये तो नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ भी क्या बोल रहा है देख, द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट within the local limit of whose the jurisdiction the property is situated wholly or partly। मतलब अगर ऐसा लड़ाई है और तीन प्रॉपर्टी अलग अलग जगह है तो तीनों में से कोई एक जगह फाइल हो सकता है केस। हाँ वही सोच रहा हूँ मैं। मतलब हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग जगह केस नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ तीनों प्रॉपर्टी का दिल्ली में भी हो सकता है, तीनों प्रॉपर्टी के लिए मुंबई में भी हो सकता है, तीनों प्रॉपर्टी के लिए गंगानगर राजस्थान में भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो ठीक ही किया है, दिल्ली में केस किया है। हाँ तो कर सकता है वो दिल्ली में। एक्स वाई और जेड का जो पॉइंट है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है सर। अनीता रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिश इन कैलकाटा स्टेटमेंट डिफेमेटरी स्टेटमेंट फॉर बबीता ऑफ मुंबई। बबीता वांट टू सू अनीता आइदर इन कैलकाटा। अनीता कहाँ की है? दिल्ली की पार्टी है। वो कोई गलत स्टेटमेंट थी बबीता के अगेंस्ट में, जो कि मुंबई की पार्टी है। बबीता केस को कलकत्ता में फाइल करना चाहती है। हाँ, क्योंकि पब्लिकेशन कलकत्ता में हुआ है। तो दिल्ली की एक पार्टी कलकत्ता का कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन में कोई आर्टिकल छापी है, मुंबई के पार्टी के अगेंस्ट में कुछ गलत बात बोलती है। डिफेमेटरी मतलब वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, रेपुटेशन को हार्म करने के लिए। यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन तो मूवेबल प्रॉपर्टी का केस कहां कहां हो सकता है? इन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर द रॉन्ग वाज डन। हाँ इन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स, मतलब जिसके अगेंस्ट में केस करे जहां वो रहता है। मतलब समझ, हम तेरे अगेंस्ट केस करना चाहते हैं, मूवेबल केस है, मूवेबल इमूवेबल का बात हो गया ऊपर। हाँ जहां प्रॉपर्टी है वहां केस कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी अगर 3-4 है तो कोई भी एक जगह केस कर सकते हैं। ऊपर वाला केस में इतना याद रखने से हो जाएगा, है ना। हाँ लेकिन यहां क्या बोला, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जहां पे गलत हुआ वहां, या जिसके अगेंस्ट केस कर रहा है वो जहां रहता है वहां। समझ गया। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, या तो कलकत्ता में केस करे क्योंकि कलकत्ता में स्टेटमेंट छपा है, हाँ या फिर जो दिल्ली में कौन रहता है, जो मेरे अगेंस्ट गलत बात बोला है वो दिल्ली में रहता है ना। हाँ तो या तो दिल्ली में केस फाइल हो या फिर कलकत्ता में। देख, जिसके अगेंस्ट बोला गया वो तो मुंबई की पार्टी है, हाँ बट मुंबई में केस नहीं हो रहा है। मतलब अगर देवराज मेरे अगेंस्ट कुछ बोला और हम देवराज पे केस करना चाहता है, तो या तो जहां देवराज बोला वहां, या जहां देवराज रहता है वहां। मतलब हम जहां रहता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यही याद रखने लायक बात है।
हाँ हो गया। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज एन हेड ऑफिस एट दिल्ली एंड ब्रांच ऑफिस एट चेन्नई, ठीक है। जयपुर, अच्छा, ब्रांच चेन्नई, जयपुर और मुंबई, 3 जगह। हेड ऑफिस दिल्ली में। अ डिस्प्यूट क्रॉप बिटवीन द सैम एंड द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन मेड थ्रू चेन्नई ऑफिस। पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हुआ है हाँ चेन्नई ऑफिस वाला, चेन्नई वाला ब्रांच में कोई ट्रांजेक्शन को लेके। तो तीनों पार्टी का हेड ऑफिस दिल्ली है और 3 ब्रांच ऑफिस है पार्टी के बीच में। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है चेन्नई वाला ब्रांच में कोई ट्रांजेक्शन को लेके। सैम फाइल्ड अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस डिस्प्यूट अगेंस्ट द कंपनी इन कोर्ट ऑफ जयपुर। सैम केस फाइल किया है जयपुर में। हाउ विल द कोर्ट डिसाइड? तो यहां पे फिर वही लाइन रिपीट किया। केस कहां होना चाहिए? मूवेबल में। हुज जुरिडिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली रिसाइड्स। जहां पे डिफेंडेंट रहता है या तो वहां, या जहां पे गलत हुआ है वहां। तो गलत हुआ है चेन्नई में। डिफेंडेंट कहां रहता है तो बोला नहीं है। है ना, क्योंकि सैम कहां रह रहा है वो तो बोला नहीं है। अच्छा, सेकंड केस लो भी क्या बोला है? रियल एस्टेट कंपनी हेड ऑफिस है दिल्ली, ब्रांच ऑफिस है अहमदाबाद, पटना एंड इंदौर, सेम ही केस बोला है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या बोलेगा? हम जिस पे केस कर रहे हैं वो कहाँ रहता है वो तो बताया नहीं है क्वेश्चन में, बट झमेला कहाँ हुआ है? चेन्नई में। चेन्नई में। हम केस करना चाहते हैं जयपुर में, नहीं हो पाएगा, हमको चेन्नई में केस करना पड़ेगा ना। हाँ, देखो यहाँ पे बोला है द सूट ऑफ फाइल इन कोर्ट ऑफ चेन्नई, या फिर दिल्ली जहां पे हेड ऑफिस है। ये भी बात राइट है। हाँ, तो इन्हीं दोनों में से एक जगह केस हो सकता है, जयपुर में नहीं हो सकता। जयपुर वाला केस डिसमिस हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। सेट ऑफ काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। यहाँ पे बात ये हो रहा है कि हम तेरे अगेंस्ट कोई, तेरे से हम कोई पैसा पाता है, तुम भी मेरे से पैसा पाता है। तो हम अगर तेरे अगेंस्ट केस किया कि हम देवराज से 2 लाख रुपए पाता है, देवराज दे नहीं रहे, देवराज ने कोर्ट में साबित कर दिया है कि हम भी तो नीरज से 30,000 रुपया पाता है, तो वो एडजस्ट होगा। तो हाँ होगा, वही चीज समझा रहे हैं। सेट ऑफ का मतलब वही हुआ, और काउंटर क्लेम का मतलब हम तेरे से 2 लाख का केस किया, तुम भी मेरे पे एक केस कर दिया और कुछ पैसे का। तो देखो, सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ इज अ रेसिप्रोकल इक्विटेबल ऑफ डेब्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। जबकि यहां पे तुम मेरे पे अगेंस्ट, तुम मेरे से कोई पैसा वैसा पाता नहीं था, लेकिन तुम बोल रहे हैं नीरज 2 लाख पाता है, ठीक है, ठीक है। तुम भी मेरे पे केस किया कि ये 2 लाख के चक्कर में मेरे को भी एक नुकसान हो गया, या तुम भी मेरे पे केस किया नहीं, नीरज से हम 2 लाख पाता है इनफैक्ट, ठीक है। तो सेट ऑफ का मतलब हो गया एडजस्टमेंट, बट काउंटर क्लेम का मतलब तुम मेरे पे सेम अमाउंट का तुम मेरे पे केस ठोका, ठीक है। यहां पे मेन यही मीनिंग है, बाकी पॉइंट ठीक है। अब आ जाते हैं केस लो। राम एंड श्याम सेल वीट फॉर ₹10,000 टू सोहन एंड मोहन। तो राम और श्याम गेहूं बेचे, सोहन और मोहन को 10,000 रुपए का। सोहन सेल क्लॉथ फॉर ₹12,000 टू श्याम, और ये सोहन जो है ये श्याम को 12,000 का कपड़ा बेचा है, ठीक है। सोहन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट श्याम फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस ऑफ क्लॉथ। अब सोहन श्याम पे केस किया 12,000 का कपड़ा का पेमेंट के लिए, ठीक है। हाँ, श्याम भी वो 10,000 का जो चावल बेचा था, गेहूं उसका सेट ऑफ करना चाहता है। क्या ये अलाउड होगा? हाँ होगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर राम और श्याम मिलके गेहूं बेचा था, लेकिन कपड़ा केवल श्याम बेचा है, केवल सोहन बेचा है श्याम को। तो गेहूं बेचने वाली भी 2 पार्टी है, खरीदने वाली भी 2 पार्टी है, लेकिन कपड़ा आपस में केवल एक पार्टी का डील है। सेम मैटर नहीं है, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा।
ओके। सेट ऑफ खाली सेम मैटर में हो सकता है, समझा? हाँ सर। यहां पे वही बताया, नो, सेट ऑफ इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पार्टीज टू बोथ द क्लेम आर सेम। ठीक, हाँ सर। तो यही बात हमको यहां पे समझाना था। सेम पार्टी के बीच में केस हो, सेम ट्रांजेक्शन के लिए हो रहा है तब होगा। काउंटर क्लेम में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये सेम ट्रांजेक्शन में होने का जरूरत नहीं है, तो दो डिफरेंस बिटवीन बहुत है, पढ़ने के लिए हो जाएगा। सेट ऑफ एक स्टेटूटरी डिफेंस है, मतलब मेरे को लीगली अलाउड है, बट यहां पे हम सब्सटेंशियली अलग एक केस किया है, काउंटर क्लेम। इतना डिफरेंस बहुत है। अब आया डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। सेट ऑफ होता है जब मनी असर्टेन्ड हो, तुम मेरे से कितना पाता है, हम भी तेरे से कितना पाते हैं, ये पहले से डिसाइडेड है। हाँ। यहां पे मनी अनअसर्टेन्ड हो, बाद में उसका अमाउंट निकल कर आए, वो इक्विटेबल सेट ऑफ होता है। बस मेन इतना ही फर्क है। हम तेरे को बोल रहे हैं तेरे से 10,000 पाता है, हाँ। तुम भी मेरे को बोल रहे हैं हम तेरे से 5,000 पाता है ना, दोनों एग्री भी कर रहे हैं, तो कोर्ट बोलेगा मामला खत्म करो, एक दूसरे को 5,000 रुपए दे के, है ना? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं हम तेरे से 10,000 पाते हैं, हाँ। तुम मेरे बोल रहे हैं हम भी तो तुमको एक सामान दिए थे, याद करो, तब कोई वैल्यू डिसाइड नहीं हुआ था, पर अब क्योंकि हम तुम पे केस कर रहे हैं तो तुम भी मेरे से पैसा एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अब कोर्ट में मैटर सेटल होगा तो उस डील का कितना वैल्यू बनता है, तब जाके सेट ऑफ होगा, मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं है, ठीक है? तो यहां पे मनी असर्टेन्ड है, जबकि यहां पे मनी अनअसर्टेन्ड है, मेन फर्क इतना ही है। हाँ। सेट ऑफ का क्लेम सेम ट्रांजेक्शन से जरूरी नहीं है, बट इक्विटेबल सेट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन से होगा। ये टाइम बार्ड नहीं है, ये सेट ऑफ कभी भी हो सकता है, बट इक्विटेबल सेट ऑफ ना एक टाइम लिमिट तक होता है, टाइम लिमिट के बाद नहीं होगा। नॉर्मल सेट ऑफ में कोर्ट का फीस इन्वॉल्व होता है, यहां पे कोर्ट का फीस नहीं लगता कुछ, ठीक है? प्रोसीजर रिलेटेड टू सूट एंड टेम्पररी इंजंक्शन, क्या स्टेप फॉलो करेंगे हम तेरे अगेंस्ट में केस करने के लिए या कोई बात को रुकवाने के लिए? इंजंक्शन कल भी पढ़े थे, कोई बात को रुकवाना। यहां पे बोला इन सिविल केस व्हेन व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर द डिफेंडेंट अगेंस्ट whom an ex parte decree has been passed by the court। तो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है रेमेडीज? तो व्हेन द प्लेंटिफ अपीयर टू एन डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट इन स्पाइट ऑफ ड्यू सर्विस ऑफ समन। प्लेंटिफ यानी जो केस कर रहा है, डिफेंडेंट यानी जिसपे केस हो रहा है। हाँ। मान लो हम तुम पे केस कर रहे हैं, हम हो गया प्लेंटिफ, तुम हो गया डिफेंडेंट, तो हम तो कोर्ट पहुंचा, तुम नहीं आया, ठीक है? हाँ। तो कोर्ट क्या करेगा, एक्स पार्टी केस डिक्लेयर कर देगा। एक्स पार्टी डिक्री देने का मतलब होता है बिना सुनवाई के मेरे फेवर में डिसीजन दे देगा। अरे भाई तुम कोर्ट आया ही नहीं, कोर्ट का समन के बाद भी, तो कोर्ट क्या करेगा, अपोजिट पार्टी को दे देगा। इसी को बोलते हैं एक्स पार्टी डिक्री। डिक्री पास अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन एब्सेंटिज्म। तुमको समन दिया गया था, तुम आया नहीं, हाँ। ठीक है? हाँ। अब डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडी है? अगर तुम्हारे अगेंस्ट एक पार्टी डिक्री पास हो गया है, अब तुम क्या कर सकते हैं? तो तुम दोबारा अपील फाइल कर सकते हैं या रिव्यू करने बोल सकते हैं कोर्ट को प्रॉपर रीजन देके, ठीक है? एक्स पार्टी डिक्री को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सूट कैन आल्सो फाइल टू सेट असाइड एन एक्स पार्टी डिक्री ऑब्टेन बाय फ्रॉड बट नॉट सूट सेल लाइफ और नॉन सर्विस ऑफ समन। तुम बोल सकते हैं हमको समन ही नहीं मिला, तुम ये 4 मैटर में जाके एक्स पार्टी डिक्री को रुकवा सकते हैं, ठीक है? हाँ। Explain the substituted mode of service of summon and its effect. When the suit has been duly instituted, the court issue an order. No, summon क्या होता है ये समझा रहे हैं यहाँ पे। तो पहले समन को इशू होगा, फिर समन का सर्विस होगा।
इशू मतलब कोर्ट इशू किया। हाँ। समन होता है कोर्ट में हाजिर करने का ऑर्डर, कि कोर्ट में हाजिर हो। हम्म। तो यहाँ पे डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए बोला जा रहा है। पहले यहाँ पे समन का इशू का मतलब बताया। अब समन डिलीवरी कैसे होगा, तुमको मिलेगा कैसे? जज उस पर साइन करेगा, या तो तुम्हारे यहां कोई पर्सनली जाएगा या बाई पोस्ट भी जा सकता है। लेकिन जब भी बाई पोस्ट जाएगा तुमको एक्नॉलेजमेंट का सिग्नेचर करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है। हाँ। अब होता है एक और वर्ड होता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। व्हेन द डिपेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर प्रोविंस, तुम कहीं और रहता है, बट अ समन मे बी सेंट टू सर्विस इन अनदर स्टेट of such court and in such manner as may be prescribed by rules and force of the state। मान लो कोर्ट है पटना का, हाँ। और तुम रहता है राजस्थान में, हम्म। तो पटना हाई कोर्ट क्या करेगा या पटना पुलिस क्या करेगा, समन कैसे देगा तुमको? वहां का कोई कोर्ट या पुलिस स्टेशन को तुमको डॉक्यूमेंट भेजेगा वो लोग, और वहां का कोर्ट या पुलिस स्टेशन तुमको वो समन विटनेस के रूप में आने बोलेगा। हाँ। इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड समन। देख जिस जुरिडिक्शन में तुम रहता है वहीं का कोर्ट है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल हाँ। समन चला जाएगा। लेकिन अगर तुम कहीं और है और केस कहीं और है, तो तुम जहां है वहां का कोर्ट कोई यहां का कोर्ट बोलेगा और तुमको समन इशू करवाया जाएगा। ठीक है। हाँ सर। जैसे देखो यहाँ पे बहुत मस्त एग्जांपल दिया है। तुम एक पब्लिक ऑफिसर है, तुम रेलवे में काम करता है, अब तेरा अगेंस्ट केस कहीं और हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगा, तेरा रेलवे अथॉरिटी को बोलेगा। तुम राजस्थान रेलवे के अंदर काम करता है, हाँ। तो तेरा रेलवे अथॉरिटी को बोलेगा इस एम्प्लॉय को बोलो कोर्ट में हाजिर होने। तो तुम ये नहीं बोल सकता हमको कोर्ट डायरेक्टली नहीं बोला हम क्यों जाए, तुमको जाना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। यही होता है सब्सटीट्यूटेड समन। मतलब कोर्ट देखो नॉर्मली क्या बोलते हैं, समन डायरेक्टली मिलना चाहिए, तो हाँ। डायरेक्टली मिले उसको नॉर्मल समन बोलते हैं। बट कोर्ट किसी के वाया भी बोला है वो भी समन है, यही बोलना चाहता है, वो सब्सटीट्यूटेड समन है। तुम ये नहीं बोल सकता हमको तो कोर्ट से डायरेक्ट लेटर नहीं मिला हम क्यों जाएंगे। तुमको वाया मिले चाहे जैसे भी मिले, समन समन है। ठीक है। हाँ। यहाँ पे यही केस लॉ में पूछने को घुमा भी सकता था कि तुम जाएगा कि नहीं जाना पड़ेगा। द सिविल कोर्ट हैज द पावर टू ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन, बट फॉर ऑब्टेनिंग द सेम द प्लेंटिफ इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द कोर्ट। कोई काम को रुकवाने का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है ना, हाँ। लेकिन तो उसके लिए तुमको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। बोलो इस बात को एक्सप्लेन करो। टेम्पररी इंजंक्शन मतलब होता है एक बार कोई चीज को रुकवाना। ठीक है। हाँ। हाँ तो बोला हाँ ये कोर्ट का प्रोविजनल राइट है, कंप्लीट नहीं है, मतलब ये परमानेंट नहीं होगा, जब तक मैटर चल रहा है तब तक के लिए एक बार कोर्ट रुकवा सकता है। वही हो गया ना, तेरा मेरा प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, तो हम जाके कोर्ट में बोला अरे उसको रोको, वो तो प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना चालू कर दी है। हाँ। तो बिल्डिंग बन जाएगा और बाद में अगर हम केस जीता तो बिल्डिंग को हम तुड़वाएगा थोड़ी बैठ के, उतना मेहनत कौन करेगा, मेरे फालतू पैसा बर्बाद होगा मेरा। हम कोर्ट को बोला उसको रुकवाओ, तो कोर्ट क्या ऑर्डर पास कर दिया टेम्पररी, कि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आए तब तक उस प्रॉपर्टी को दोनों पार्टी में से कोई भी यूज नहीं करेगा। हाँ। डिसीजन आने के बाद प्रॉपर्टी यूज करना है ना। हाँ सर। इसी बात को टेम्पररी इंजंक्शन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं टू मेंटेन द स्टेटस को। स्टेटस को मतलब जो चीज जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ। तो ये ग्रांट कर सकता है कोर्ट, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर होगा कि तुमको ये बात कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि अगर वो प्रॉपर्टी उसको यूज किया तो वो प्रॉपर्टी का कुछ डैमेज हो जाएगा या खराब हो जाएगा, जिसके बाद तुम उसको ठीक से यूज नहीं कर पाओगे। तुम अगर ये जस्टिफाई नहीं कर पाए तब कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें एक उल्टा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत मजेदार रहेगा। मान लो हम तेरा प्रॉपर्टी में रह रहे हैं भाड़ा पे, हाँ। अब मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट बोलेगा तुम बोल रहे हैं ये प्रॉपर्टी हम भाड़ा पे हटवा लिए थे, हम बोला नहीं अब तक तुम कोई हटवाया नहीं था मेरे से। मैटर कोर्ट में गया, हाँ।
तो कोर्ट हमको क्या, तुम बोल रहे हो कोर्ट में कि नहीं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं है नीरज घर को खाली करके रहेगा। कोर्ट बोलेगा नहीं, यहाँ तेरा प्रॉपर्टी का कोई डैमेज नहीं हो रहा है, क्योंकि नीरज पहले से रह रहा था, है ना। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे कोर्ट तुम प्रूव नहीं कर पाएगा कि कोई नुकसान है। नेक्स्ट आया, डिस्कस ब्रीफली द प्रोविजन रिलेटेड टू रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एनी टाइम बिफोर जजमेंट अ कोर्ट इन विच द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड may state a case and refer the same for opinion of high court and high court may make such order thereon as think fit। तो रेफरेंस का मतलब है जिस कोर्ट में केस चल रहा है, हाँ वो कोर्ट हाई कोर्ट से उस पर अपना ओपिनियन मांग सकता है। तो जब भी कोई कोर्ट हाई कोर्ट को कोई केस एक बार ओपिनियन के लिए बोले देखने, उसको बोलते हैं रेफरेंस। ठीक है। हाँ सर। जबकि रिव्यू का मतलब क्या है? तुम्हारे अगेंस्ट कोई कोर्ट जजमेंट दिया, एनी पर्सन कंसिडर्ड हिमसेल्फ एग्राइव बाय ए डिक्री, कोई कोर्ट डिक्री या ऑर्डर पास किया है और तुमको लग रहा है वो ऑर्डर तुम्हारे अगेंस्ट में है, तुम उसी कोर्ट को बोल रहा है कि उस ऑर्डर को एक बार दोबारा देखिए आप। तुमको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस छोड़ दिया था वो कोर्ट जिसको देखा ही नहीं, या मिस्टेक है कोई जजमेंट में, फेस ऑफ द रिकॉर्ड, या तुमको लग रहा है कि जो कोर्ट रीजन दे रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, तो तुम उसी कोर्ट को बोल रहा है आप इसको रिव्यू कीजिए। रिव्यू मतलब वापस देखिए। हाँ। जबकि रिवीजन का मतलब होता है द हाई कोर्ट में कॉल फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट को डिसीजन दिया, हाई कोर्ट के नीचे का जो कोर्ट है वो, और हाई कोर्ट को लग रहा है खुद से कि नहीं उसका जजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, हमको लग रहा है, तो एक बार बोल सकता है अपना जजमेंट का डिटेल्स हमको भेजिए। हाईकोर्ट में कोई अपील नहीं हुआ है, हाईकोर्ट को खुद लग रहा है, हाईकोर्ट को ये पावर है सर। या उसको लग रहा है लोअर कोर्ट अपना काम ठीक से किया नहीं है, तो हाईकोर्ट बोल सकता है इस मैटर को दोबारा मेरे पास लेके आइए। ठीक है। तो रेफरेंस मतलब जब कोई कोर्ट हाईकोर्ट को अपना ओपिनियन देने बोले और फिर हाईकोर्ट उस केस पे जजमेंट दे, तो ये हो गया रेफरेंस। रिव्यू मतलब तुम्हारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ, तुमको लग रहा है ये गलत ऑर्डर पास हुआ, तुम उसी कोर्ट को बोल रहा है वापस देखो। और रिवीजन मतलब जब हाई कोर्ट को लग रहा है कि उसका कोई जूनियर कोर्ट कोई मैटर में गलत डिसीजन दिया है, हाँ, या अपना पावर का गलत यूज किया है, जितना डिसीजन देना चाहिए उससे ऊपर का लेवल का डिसीजन दे दिया, तो वो खुद बोल सकता है इस मैटर को मेरे पास लेके आओ। यहाँ पे भाई आपको रिव्यू और रिवीजन में फिर से डिफरेंस पूछा, एक बार इसको पढ़ लेना। ओके सर। सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेट माइनर्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूट्स बाय एंड अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। तुम कोई कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में या माइनर के अगेंस्ट में कोई सूट कैसे फाइल करेंगे? तो बोला इन सूट बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन or any pleading may be signed and verified on behalf of the corporation by a secretary or by director or other principal officer of a corporation who is able to dispose the fact of the case। क्या तुम कोई कॉर्पोरेशन के डिसीजन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट हाँ कर सकते। बिल्कुल कर सकता है, यहां पे वही बोला है। तो फिर कोर्ट वहां के जो भी कोई उस कॉर्पोरेशन का सेक्रेटरी या डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको बोलेगा हमारे सामने आइए और अब सुनवाई में आइए। तो यानी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट केस हो सकता है, कोर्ट उनको पर्सनली अटेंड करने बोलेगा। अरे कॉर्पोरेशन को कोई तो चला रहा होगा ना, उसका मेयर होता है, सेक्रेटरी होता है, डायरेक्टर होता है, हाँ, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर्स, तो उनमें से किसी को बुला सकता है। तो यानी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट केस हो सकता है, यहाँ पे ये बोल। अगला टॉपिक है डिस्कस द सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। हाँ हो सकता है। माइनर कौन है पहले वो समझाया, जो बिलो 18 ईयर्स है। हाँ हो सकता है। माइनर के ब्याह में गार्जियन केस को हियरिंग करेगा। अगर कोई गार्जियन नहीं है तो कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करेगा। ठीक है। हाँ हाँ, केस माइनर के नेम पे ही होगा।
लेकिन माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड जो है, मतलब कोई भी गार्जियन, वो केस लड़ेगा। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। हम्म। ठीक है। हाँ इंटरेस्ट सर। ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड इज नॉट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर। अच्छा, वो नेक्स्ट फ्रेंड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका माइनर के अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट है, अगेंस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। Where the suit is instituted without an next friend, the defendant may apply to the plaintiff to take the file with cost to be paid by the pleader or other person whom is presented। अब मान लो माइनर का कोई नेक्स्ट फ्रेंड है ही नहीं जो उसका मदद कर सके, तो यहाँ पे कोर्ट किसी को अपॉइंट कराएगा हाँ और उसका कॉस्ट रिकवरी करवा के देगा। ठीक है, मतलब कोर्ट किसी को गार्जियन वार्जियन अपॉइंट करा के देगा, उतना ही ज्ञान और कुछ। नेक्स्ट है समरी प्रोसीड्योर। समरी सूट मतलब क्या होता है? समरी सूट मैंने यहाँ पे ये वाला, एक मिनट रुक। A procedure by way of summary suit applies to suit upon, अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या हुंडी या प्रोमिसरी नोट के लिए जो केसेस होते हैं उसको यहाँ पे समरी सूट बोला है। ठीक है। हाँ सर। द रूल ऑफ समरी प्रोसीजर अप्लाई फॉर फॉलोइंग कोर्ट। अच्छा, समरी प्रोसीजर किसको कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और ये लोग कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ओके। मोटा मोटी आई थिंक हो गया। ये वाला केस लॉ पढ़ लेते हैं दो। ए लिमिटेड फाइल ए समरी सूट अगेंस्ट बी लिमिटेड। द समन वाज सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट ऑन 10th फरवरी व्हेन द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंडेंट कंपनी वाज ऑन मेडिकल लीव। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड पे एक समरी सूट किया है 10 फरवरी को। ठीक है, नोटिस सर्व हुआ 10 फरवरी को। उस दिन कंपनी सेक्रेटरी जो है वो डिफेंडेंट का, मतलब बी का, मेडिकल लीव पे था। ही अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट ऑन 17 मार्च। वो कोर्ट में आया 17 मार्च को, 2 डे आफ्टर द रिजम्पशन इज ऑफ ड्यूटी। तो बताओ इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा? यहाँ पे एक सिंपल बात याद रख लो, अगर सर्विस ऑफ समन हो विद इन 10 days तुमको अपीयर करना पड़ता है। हाँ। ठीक है। तो इन द गिवन केस नोटिस सर्व हुआ 10 फरवरी को, वो मेडिकल लीव पे था, वो आया 17 फरवरी को, 17 मार्च को, अच्छा फरवरी नहीं मार्च को, तो बियॉन्ड द लिमिट है। ठीक है। लेकिन अगर वो कोई सफिशिएंट रीजन देता है, भैया वो सही में मेडिकल है ना कि कुछ पोजीशन था, तो फिर भी केस ले सकता है, वरना वो 10 days के हिसाब से लेट है। पहले बोलोगे वो लेट तो है, लेकिन लेट में भी ऑलवेज एक केस क्या होता है, अगर तुम सफिशिएंट रीजन दे दो तो लेट को लेट नहीं मानते। ठीक है। हाँ। लास्ट क्वेश्चन। ए एंड कंपनी फाइल्स अ सूट अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर फॉर द रिकवरी ऑफ 50,000 which was given by its as a loan to its employee B against the employee B against the promissory note executed by B in the court of the district judge। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को 50,000 का लोन दिया था, उससे एक प्रोमिसरी नोट साइन करवा के। अब वो पैसा शायद दे नहीं रहे, तो कंपनी उसके अगेंस्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के अगेंस्ट केस की है। हाँ। बी को समन मिला, बी एम्प्लॉय जो है उसको समन मिला फॉर जजमेंट टू बी सूट अंडर द कोर्ट। बी फाइल्ड अ रिटन स्टेटमेंट ओनली आफ्टर 20 days। बी उसका जवाब दे रहा है 20 दिन के बाद, वो भी रिटन स्टेटमेंट में समरी मिलने के, समन मिलने के 20 दिन बाद। The court district ignores the written statement of B and outright passes the judgment of decree for recovery of 50,000 with the cost against B। कोर्ट उसका स्टेटमेंट को कैंसिल कर दिया और कंपनी को बोला 50,000 रुपये रिकवरी कर लो, बाकी जो भी खर्चा लगा वो भी रिकवरी करो। यहाँ में वही बोलोगे कि समरी प्रोसीड्योर हो तो कितना दिन में आना चाहिए कोर्ट में? 10 दिन। 10 दिन के अंदर। ये कितना दिन में गया रिप्लाई करने? 20 दिन में। तो यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट वैसे तो राइट है, बट बी अगर कोई जस्टिफाई कर दे कि भैया जो मेरे अगेंस्ट केस हुआ है वो मेरा इसमें रीजन है नहीं पहुंचने का, तो अलग बात है, अदरवाइज कोर्ट का जजमेंट वैलिड है। ठीक है, ये खत्म।